आखिरकार वो कौन सा सफेद पोष है जिसके आगे मजबूत छवि के पूर्व मंत्री और बल्लभगढ़ के स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा कमजोर पड़ गए। उन्हें उन्हें इसकी आवाज सदन में इस तरह उठानी पड़ी जैसे कोई असहाय विपक्ष का विधायक हो। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। मुद्दे की बात यह है कि जब तक सरकारी दफ्तरों से भ्रष्ट अधिकारियों की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार को पाला पोसा जाता रहेगा, क्या तब तक भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? कोई भी घपला घोटाला पकड़े जाने पर जब तक उस घपले और घोटाले में मददगार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या तब तक आरोपियों पर की जाने वाली कार्रवाई पूरी समझी जाएगी? क्या तब तक संबंधित कार्यालयों की मदद से होने वाले घोटाले घपले रुक पाएंगे? घोटाले घपले की कमजोर कड़ी को जेल में डाल दो और असली किरदार मूंछों पर ताप देते हुए बाहर घूमते रहें, क्या ऐसे में अपराध को लेकर की गई कार्रवाई पूरी समझी जाएगी? मुद्दे की बात यह है कि ऐसे में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का कोई मतलब रह जाता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की 1 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा करके किए गए 30 साला पट्टे के मामले की। इस मामले की जानकारी हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दी थी कि किस प्रकार राजकुमार यादव नामक व्यक्ति ने बीएसएनएल का फर्जी अथॉरिटी लेटर बनाकर और फर्जी बीएसएनएल का असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनकर अपने भाई राज सिंह यादव के नाम मिल्क प्लांट रोड स्थित डीएवी स्कूल के बराबर में बीएसएनएल की 1 एकड़ जमीन का 30 साला पट्टा करा दिया था। जैसे ही स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा ने विधानसभा में यह मामला उठाकर इस फर्जीवाड़े व जालसाजी का पटापेश किया तो प्रशासन हरकत में आया और आरोपी राजकुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप हमारी पहली खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं तो हम इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहे हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी पिछली खबर देखकर इस फर्जीवाड़े की विस्तृत जानकारी जान सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा सरकारी कार्यालय में बैठे उन किरदारों के चेहरों से पर्दा उठाना है जिनकी मदद से राजकुमार यादव इतने बड़े फर्जीवाड़े को करने में कामयाब हुआ। हम इसकी शुरुआत बीएसएनएल से ही करेंगे। पहला सवाल यह पैदा होता है कि राजकुमार यादव ने जिस अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर अथॉरिटी लेटर तैयार किया, उसे यह कैसे पता चला कि अधिकारी के हस्ताक्षर कैसे हैं, वह हस्ताक्षर कैसे करता है? हालांकि राजकुमार यादव ने जो हस्ताक्षर बनाए हैं और उस अधिकारी के असली हस्ताक्षरों में काफी भिन्नता है, ऐसा हमें बीएसएनएल के कार्यालय में बताया गया था। फिर भी उन हस्ताक्षरों से यह तो पता चलता है कि फर्जी अथॉरिटी लेटर पर किए गए हस्ताक्षर अधिकारी के हस्ताक्षरों से मिलते जुलते हैं। यह बात तो तय है कि बीएसएनएल में बैठे किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी ने बीएसएनएल के उस अधिकारी के हस्ताक्षर का सैंपल राजकुमार यादव को दिया होगा। मुद्दे की बात यह है कि बीएसएनएल का वह जयचंद कौन है? दूसरा सवाल यह उठता है कि राजकुमार यादव ने पट्टानामा करवाने में, प्रॉपर्टी आईडी का बदलाव करवाने में जिन दस्तावेजों को नगर निगम कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाए थे, जिनमें एमसीए फरीदाबाद द्वारा बीएसएनएल के नाम जारी किया गया अलॉटमेंट लेटर की कॉपी भी थी। मुद्दे की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपियां राजकुमार यादव को मिली कैसे? इसका मतलब साफ है कि राजकुमार यादव का कोई मददगार बीएसएनएल कार्यालय में मौजूद है जिसने इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियां राजकुमार यादव को उपलब्ध करवाई। मुद्दे की बात यह है कि वह मददगार कौन है? मुद्दे की बात यह है कि क्या पुलिस को बीएसएनएल कार्यालय में बैठे उस मददगार को खोजकर सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? क्योंकि बीएसएनएल कार्यालय में बैठा हुआ अधिकारी या फिर कर्मचारी इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल है। वो मददगार है राजकुमार यादव का इस फर्जीवाड़े में। दूसरा सवाल नगर निगम कार्यालय पर उठता है। ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम कार्यालय बल्लभगढ़ के द्वारा थाना शहर पुलिस को 6 जनवरी 2026 को दी गई शिकायत में बताया गया कि विद्या देवी द्वारा बीएसएनएल के नाम जो पुरानी प्रॉपर्टी आईडी बनाई हुई थी, उसको बदलवाने के लिए आवेदन किया गया था और उसके बाद नगर निगम बल्लभगढ़ कार्यालय ने बीएसएनएल की पुरानी आईडी में बदलाव कर दिया। पुरानी प्रॉपर्टी आईडी बीएसएनएल के नाम से थी
और नई प्रॉपर्टी आईडी में बीएसएनएल पुत्र रामनिवास के नाम से बना दी गई। यानी कि रामनिवास को बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम का पिता बना दिया गया। क्या आपको लगता है यह काम गलती से हुआ होगा? यह बात आप भी भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि इस तरह के काम सिर्फ और सिर्फ मिलीभगत से होते हैं। सवाल यह भी उठता है कि यह साधारण तौर पर या आम तौर पर नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी आईडी बनाने में इतनी फुर्ती दिखाई जाती है जितनी इस प्रॉपर्टी आईडी बनाने में दिखाई गई। तीसरा सवाल नगर निगम से बनता है, जब 17 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल ने पत्र के माध्यम से आपकी जानकारी में यह बात ला दी थी कि राजकुमार यादव ने फर्जीवाड़ा करके उनकी जमीन का फर्जी अथॉरिटी लेटर बनाकर 30 साल का पट्टा राज सिंह के नाम करवा दिया है, तो आपने पुलिस में शिकायत करने में इतना विलंब क्यों किया? जब आपके संज्ञान में यह बात 17 अक्टूबर 2025 को ही आ गई थी और बीएसएनएल ने सारे फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया था, तो उसके बावजूद आपके कार्यालय द्वारा 9 दिसंबर 2025 को बीएसएनएल को एक वेरिफिकेशन के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आपको बीएसएनएल कार्यालय पत्र लिखकर पहले ही बता चुका था कि राजकुमार यादव ने जिस अथॉरिटी लेटर को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया है वह फर्जी है, उस अथॉरिटी लेटर को उनके कार्यालय ने जारी नहीं किया है। इसके बावजूद 9 दिसंबर 2025 को इस बात की पुष्टि करने के लिए आपके द्वारा बीएसएनएल को एक पत्र लिखना समझ से परे है। मुद्दे की बात यह है कि सारे प्रकरण में नगर निगम बल्लभगढ़ की भूमिका रही है। मुद्दे की बात यह है कि पुलिस ने नगर निगम में छुपे बैठे उन किरदारों को क्यों नहीं ढूंढा जिन्होंने राजकुमार यादव की इस फर्जीवाड़े में मदद की। नगर निगम कार्यालय में बैठे ऐसे लोग ना जाने रोज कितने फर्जीवाड़ा करते होंगे। अगर ऐसे किरदार नगर निगम कार्यालय में सुरक्षित बैठे रहेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेगा? ऐसे लोग सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को यूं ही पलीता लगाते रहेंगे। हमने इस बारे में जॉइंट कमिश्नर साहब से उनके कार्यालय पहुंचकर इस बाबत बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने बीएसएनएल शब्द अपने मुंह से निकाला तो वह उस तरह उछल पड़े जैसे मानो उन्हें करंट लग गया हो। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि वह इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। जॉइंट कमिश्नर साहब, जब यह सब कुछ आपके कार्यालय में हुआ है तो आपको जवाब देना तो पड़ेगा। जवाब आपका बनता है, जवाबदेही आपकी बनती है। मुद्दे की बात यह है कि नगर निगम कार्यालय में राजकुमार यादव का मददगार कौन है, यह बड़ा सवाल है। अब बात करेंगे तहसीलदार ऑफिस की। तहसीलदार मैडम से सवाल है कि क्या सरकारी जमीन का पट्टा किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम हो सकता है? क्या कोई सरकारी कार्यालय अपनी जमीन का पट्टा करने की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट आदमी को दे सकती है? जब आपके सामने यह पट्टानामा आपके साइन होने के लिए आया तो आपके सामने आया सवाल ये सवाल आपके जहन में क्यों नहीं आए? आपने बीएसएनएल विभाग को उस अथॉरिटी लेटर की वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई? आपके कार्यालय में इस पट्टानामा करने के गजब की फुर्ती दिखाई। 7 अगस्त को डीड के स्टाम्प पेपर खरीदे गए, लीज डीड पेपर साइन हुए, टाइप हुए और उसी दिन सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए आपके टेबल तक वह लीज रजिस्टर्ड होने के लिए पहुंच गई और टेबल पर पहुंचने के बाद आपने भी बिना देरी किए उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या तहसीलदार मैडम आमतौर पर भी सभी रजिस्ट्री या पट्टानामा करने में इतनी फुर्ती आपके कार्यालय दिखाता है? यह तो सरकारी जमीन का पट्टा हो रहा था, वह भी प्राइवेट व्यक्ति के नाम और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा। यह सब देखकर भी आपकी कलम रुकी क्यों नहीं? यह बड़ा सवाल है। क्या इसमें मिलीभगत होने की बू नहीं आती है? क्या इसमें तहसीलदार कार्यालय की साजिश का हिस्सा नहीं है? क्या उसकी मिलीभगत नहीं है? इस मामले में खुद तहसीलदार को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? अगर तहसीलदार मैडम इसी तरह काम करती होंगी तो न जाने रोज गलत तरीके से कितनी रजिस्ट्री तहसील में होती होंगी। इस फर्जीवाड़े के होने में तहसीलदार ऑफिस की भूमिका से इनकार कैसे किया जा सकता है? पुलिस को खोजना चाहिए कि इस तहसीलदार कार्यालय में राजकुमार यादव के मददगार कौन कौन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही तहसीलदार मैडम से एक सवाल और है, यह सवाल बनता है कि जब 17 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल ने आपके कार्यालय को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि राजकुमार यादव ने जिस अथॉरिटी लेटर के माध्यम से जो पट्टानामा राज सिंह यादव के नाम रजिस्टर्ड करवाया है वो अथॉरिटी लेटर उनके ऑफिस ने जारी ही नहीं किया है, अर्थात वह अथॉरिटी लेटर फर्जी है। आपने तुरंत उस लीज डीड को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की? आपके साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपी राजकुमार यादव के खिलाफ
आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? बल्कि जो वेरिफिकेशन पत्र आपको 7 अगस्त 2025 को लीज डीड पंजीकृत करने से पहले करनी चाहिए थी, वह वेरिफिकेशन आप 11 मार्च 2026 को भारत संचार निगम को पत्र लिखकर उस अथॉरिटी लेटर की सत्यता की जानकारी हासिल कर रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, 7 अगस्त 2025 को उस फर्जी अथॉरिटी लेटर के आधार पर आप बिना वेरिफिकेशन के अपना काम कर चुकी थी, तो 8 महीने बाद उस अथॉरिटी लेटर की वेरिफिकेशन करवाना समझ से परे है। आप क्या सोचकर उसकी वेरिफिकेशन करवा रही थी? वह भी तब जब खुद बीएसएनएल ने 17 अक्टूबर 2025 को पत्र के माध्यम से जानकारी आपके संज्ञान में ला दी थी कि अथॉरिटी लेटर फर्जी है, जिसके आधार पर राजकुमार यादव ने उसकी जमीन की लीज डीड पंजीकृत करवाई है। अब मुद्दे की बात यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो और उसमें सफेद पोशों की मदद ना हो, ऐसा संभव नहीं लगता। आखिरकार वो कौन सा सफेद पोश है जिसके आगे मजबूत छवि के पूर्व मंत्री और बल्लभगढ़ के स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा कमजोर पड़ गए? उन्हें उन्हें इसकी आवाज सदन में इस तरह उठानी पड़ी जैसे कोई असहाय विपक्ष का विधायक हो जिसका प्रशासन सुनता ना हो। 7 अगस्त 2025 को अमल में लाई गई इस घटना का उजागर करने के लिए विधायक मूलचंद शर्मा को बजट सत्र का इंतजार करना पड़ा हो, जो फरवरी में था। इस बारे में विधायक मूलचंद शर्मा से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनके संज्ञान में मामला कब आया। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, अगर उनके संज्ञान में फर्जीवाड़ा उसी वक्त आ गया था तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लगा। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिन जिन सरकारी कार्यालयों में आरोपी राजकुमार यादव के जो जो मददगार थे उनको कब तक बेनकाब किया जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इस फर्जीवाड़े में राजकुमार यादव सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में नई खुलासे के साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।